नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। अभी तक हमने किया एंड ऑफ बायपोलैरिटी, बायपोलर वर्ल्ड खत्म हो गया। बायपोलर मतलब दो ब्लॉक, यूएसए और यूएसएसआर। यूएस यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, था यूएसएसआर 1991 में खत्म हुआ। यूएसए एक अकेला ब्लॉक बचा। यूएसए कहता मैं सुपर पावरफुल कंट्री। जब ये दोनों कंट्री थे तब बायपोलर वर्ल्ड था। अब एक अकेला कंट्री खाली अमेरिका बचा। अमेरिका कहता मैं यूनिपोलर वर्ल्ड। अब यूनिपोलर वर्ल्ड एक अकेला कंट्री अपनी डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर रहा है और कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करता है कि मुझे ज्वाइन करो। कुछ कंट्रीज जो नहीं इंटरेस्टेड अमेरिका को ज्वाइन करने के लिए, अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, दे हैव बाउंड टू ज्वाइन यूएसए। कहाँ जाए, उनको अमेरिका ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ऐसे कंट्रीज के लिए कुछ नए अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर आए। इस चैप्टर का नाम पहले अल्टरनेटिव सेंटर्स था, अभी चेंज होकर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर आ गया। अब अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर ये कौन से हैं? अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर ये सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कौन सी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? यूरोपियन यूनियन है, एशियान है, सार्क है। अब जो यूरोपियन यूनियन है वो यूरोपियन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है। अब नए अल्टरनेटिव सेंटर्स बने मतलब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनी। मींस यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया फॉर्मेशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एक रीजन जैसे यूरोप हो गया, एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, कोई भी एक रीजन अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है। क्या कहता है? मेंबर कंट्रीज, चाहे उसमें 5 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो मेंबर कंट्रीज, वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हो जाते हैं। इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होता क्या है? अपने मेंबर कंट्रीज की इकट्ठे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। अब जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये जो बनी है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? सबसे पहले क्या होता है? टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, कि ये पीस सिक्योरिटी मेंटेन करेगा, वॉर होने नहीं देगा। टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी कहाँ पर? अमंगेस्ट मेंबर कंट्रीज, अपने मेंबर कंट्रीज में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करेगा और लड़ाई नहीं होने देगा। दूसरा, मेंबर कंट्रीज फॉलो करेंगे पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रेशन। मेंबर कंट्रीज नॉन एग्रेशन मतलब आपस में एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। मेंबर कंट्रीज विल फॉलो पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रेशन। अब मेंबर कंट्रीज अडॉप्ट करेंगे नॉन एग्रेशन, अटैक नहीं करना। अब मेंबर कंट्रीज विल नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स, नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में भी दखल नहीं देना। और क्या करेंगे? कॉमन मार्केट प्लेस रखना है जहां पर सारे आए और टैक्स फ्री ट्रेड करें। वो इनकरेज करेंगे एक कॉमन मार्केट प्लेस सारे मेंबर कंट्रीज का। अब कॉमन मार्केट प्लेस, क्योंकि मेन एम क्या है? म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ है। कॉमन मार्केट प्लेस मेंबर कंट्रीज का जहां पर टैक्स फ्री ट्रेड होगा। अब इसका मेन एम क्या है? म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। मेंबर कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इकट्ठे करेंगे, म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्स ऑब्जेक्टिव्स, किस पर्पस से बनी, क्या रोल था? अब मैंने बताया बहुत सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एशियान है, यूरोपियन यूनियन है, सार्क है। ऑलमोस्ट सबके सेम ही ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले इसके देख लेते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है? पीस मेंटेन करना, वॉर नहीं होने देना, नॉन एग्रेशन और नेगोशिएशन को प्रेफर करना। नेगोशिएशन मतलब पैक्ट्स और एग्रीमेंट साइन करना मेंबर कंट्रीज में। नॉन इंटरफेरेंस, मेंबर कंट्रीज एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। कॉमन मार्केट प्लेस, एक मार्केट प्लेस ऐसी रखेंगे जहां पर टैक्स फ्री ट्रेड किया जाए। म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ या म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर एक कंट्री को ट्रेड से बेनिफिट हो तो इक्वल बेनिफिट दूसरे कंट्री को भी होना चाहिए।
ये क्या हो गया, म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मेंबर कंट्रीज एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ ईच अदर। सॉवरेनिटी क्या होता है, एक कंट्री की सुप्रीम अथॉरिटी जिसको आप चैलेंज नहीं करोगे, एक दूसरे के सुप्रीम पावर की रिस्पेक्ट करोगे। अब अगर हमारे पास आ जाता है एम्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क, ये सार्क क्या है, साउथ एशियन कंट्रीज की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। हम ये सारे पॉइंट्स एक बार लर्न कर लेंगे और वही पॉइंट्स हम सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज है, जैसे टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे हम आगे लिख देंगे टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अमंगेस्ट सार्क मेंबर कंट्रीज, बस उसके आगे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते जाना है, तो ऑब्जेक्टिव सिमिलर रहेंगे। अब मेंबर कंट्रीज मतलब सार्क मेंबर कंट्रीज विल अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रेशन, अटैक नहीं करेंगे। सार्क मेंबर्स विल नॉट इंटरफियर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ ईच अदर। सार्क एक कॉमन मार्केट प्लेस रखेगा। सार्क ने जैसे जो कॉमन मार्केट प्लेस रखी थी उसको साफ्ता कहते हैं। म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब मेंबर कंट्रीज इकट्ठे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे और एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स अब देख रहे हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन। अब ये यूरोपियन यूनियन थी क्या? अमेरिका ने एक बहुत बड़ा सा प्लान लॉन्च किया था। यूएसए लॉन्च अ प्लान, मार्शल प्लान, बड़ा सा मार्शल प्लान लॉन्च किया। कब किया? 1945 में किया। किस लिए किया था? अमेरिका ने एक बड़ा सा प्लान लॉन्च किया। किसके लिए? कहता है यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी को रिवाइव कर देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी 45 में, उसके बाद ही अमेरिका ने 45 में इनिशिएट किया टू लॉन्च अ मार्शल प्लान फॉर यूरोपियन, फॉर रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। अब यूरोपियन एक बड़ा सा प्लान किया। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन बनी कैसे? फर्स्ट स्टेप हो गया कि मार्शल प्लान लॉन्च बाय यूएसए 1945 में। फिर दूसरा स्टेप आया 1948 में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब हम इसको OEEC ऐसे लर्न करते हैं। दूसरा स्टेप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन कब बनी? 1948 में बनी। फिर तीसरा स्टेप काउंसिल ऑफ यूरोप, ये काउंसिल ऑफ यूरोप कब बनी? 1949 में बनी। काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में बनी। अभी भी कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी है। फिर उसके बाद यूरोपियन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कब बनी? 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी। कब बनी? 1957 में। फिर यूएसएसआर टूट गया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कब हो गया? 1991 में। जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ उसके साथ ही यूरोपियन यूनियन बन गई। प्रोसेस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, फॉर्मेशन ऑफ ईयू यूरोपियन यूनियन 1992। अब दोबारा से देखते हैं। अमेरिका ने बड़ा सा प्लान रखा था यूरोपियन कंट्रीज का इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए 1945 में मार्शल प्लान। 1948 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन बन गई। 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बन गई। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी 1957 में। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में और यूरोपियन यूनियन बन गई एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये है क्या? यूरोपियन यूनियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन।
अब अगर कहते हैं क्या यूरोपियन यूनियन एक नेशन स्टेट है, अगर हमें ये क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे और स्टूडेंट्स आर इन हैबिट टू राइट नो। हमने लिखना है यूरोपियन यूनियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नॉट अ नेशन स्टेट। अब ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होते हुए भी इसका अपना अलग से फ्लैग है, इसका एंथम है, इसकी करेंसी है। इसकी करेंसी कौन सी? यूरो इसकी करेंसी है। अब यूरोपियन यूनियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना फ्लैग, अपना एंथम, अपना करेंसी, बट इसका फेल टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बना पाया, फेल टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इसको हम एक नेशन स्टेट नहीं कह सकते। व्हेन यूरोपियन यूनियन फॉर्म्ड, जब ये बना था तब इसके पास 12 मेंबर कंट्रीज थे। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज इंक्रीज हो गई, आज इसके पास 27 मेंबर कंट्रीज हैं। चल रहे हैं आगे यूरोपियन यूनियन पे। यूरोपियन यूनियन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और मिलिट्री इन्फ्लुएंस, 4 इन्फ्लुएंसेस मेंटेन कर लिए थे। कौन कौन सा? इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक को आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, उसके बाद मिलिट्री इन्फ्लुएंस, और लास्ट में हम लिखेंगे यूरोपियन यूनियन अ सुप्रा नेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। अब इसकी इकोनॉमी वर्ल्ड में, यूरोपियन यूनियन मीन्स ईयू की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे है। इकोनॉमी कहाँ पे? सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, सेकेंड नंबर पे है। कितनी है? 17 ट्रिलियन डॉलर इसकी इकोनॉमी, 17 ट्रिलियन डॉलर थी। कब की बात कर रहे हैं? 2016 में। अब इसका वर्ल्ड ट्रेड मोर देन यूएसए, इसका वर्ल्ड ट्रेड में शेयर भी अमेरिका से ज्यादा है, मच मोर, वर्ल्ड ट्रेड शेयर मोर देन यूएसए। मच मोर देन यूएसए, अमेरिका से ज्यादा है। अगर यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी सेकंड नंबर पे है तो फर्स्ट नंबर पे किसकी है? फर्स्ट नंबर पे अमेरिका की, और वर्ल्ड ट्रेड शेयर अमेरिका का फर्स्ट नंबर पे, और इसका मोर देन यूएसए। अब इसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस किसका? यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस नॉट ओनली ऑन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो ऑन एशियन अफ्रीकन कंट्रीज। अब यूरोपियन यूनियन मतलब ईयू का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस यूरोपियन कंट्रीज और बट ऑल्सो ऑन एशियन अफ्रीकन कंट्रीज पे भी है, यूरोपियन कंट्रीज और एशियन अफ्रीकन पे भी है। इसकी करेंसी कौन सी करेंसी है? इसकी यूरो, यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो। थ्रेट देती है, थ्रेट दे रही है, गिव थ्रेट टू डॉलर। डॉलर किसकी करेंसी है? अमेरिका की, इसका मतलब अमेरिका से ऊपर इसकी करेंसी आ जाती है। अब इसका कंट्रीब्यूशन, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीब्यूशन, यूरोपियन यूनियन हैज कंट्रीब्यूशन, किस में है कंट्रीब्यूशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी है कंट्रीब्यूशन, इन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक बार देखते हैं, यूरोपियन यूनियन एक इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, इसकी इकोनॉमी वर्ल्ड में सेकेंड रैंक पे आती है, 17 ट्रिलियन डॉलर, जो 2016 के डाटा के अकॉर्डिंग था। वर्ल्ड ट्रेड शेयर अमेरिका से मोर है, मच मोर, रादर 3 टाइम्स मोर है। यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी का इन्फ्लुएंस यूरोपियन कंट्रीज में नहीं, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में भी है। इसकी करेंसी यूरो किसको डरा रही है? थ्रेट दे रही है डॉलर को। और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीब्यूशन कहाँ पर है? WTO में भी है। अब देख लेते हैं इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यूरोपियन यूनियन का पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। अब इसके पास लीडिंग 2 मेंबर कंट्रीज थे पहले, ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन एग्जिट कर गया, अभी फ्रांस बचा है। अब जो फ्रांस है, यूरोपियन यूनियन में जो लीडिंग मेंबर कंट्री है फ्रांस, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, एज वेल एज किसका मेंबर भी है?
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर है। ईयू का मेंबर फ्रांस, ईयू का मेंबर फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर है। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये करती क्या है? ये इंटरनेशनल डिसीजन लेती है, इंटरनेशनल डिसीजंस। अब जब इंटरनेशनल डिसीजन लेना होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और फ्रांस यूरोपियन यूनियन का फेवर कर जाती है। इसका मतलब फ्रांस जब लेती है यूएनएससी में इंटरनेशनल डिसीजन तो यूरोपियन यूनियन का फेवर कर जाती है। अब आ जाते हैं डिप्लोमेटिक। क्या कहता है यूरोपियन यूनियन? हमेशा एनकरेज करता है, कहता है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करो, मेंबर कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करो। और यूरोपियन यूनियन क्या कहता है? मेंबर कंट्रीज के साथ नेगोशिएशन करो। नेगोशिएशन मतलब समझौता, पैक्ट साइन करो, प्रेफर करो नेगोशिएशन करना। मिलिट्री फोर्स यूज नहीं करना, नॉट टू यूज मिलिट्री फोर्स। अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड करने के लिए मिलिट्री फोर्स यूज नहीं करना। नेगोशिएशन, यूरोपियन यूनियन ने भी नेगोशिएशन साइन की हुई है चाइना के साथ। नेगोशिएशन विद चाइना किस पर? ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंटल इश्यूज पे। अब पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस दोबारा देखते हैं। यूरोपियन यूनियन का लीडिंग मेंबर आज कौन सा है? फ्रांस। किसका मेंबर भी है? यूएनएससी का भी मेंबर है, जो इंटरनेशनल डिसीजन लेता है। इंटरनेशनल डिसीजन ले रहा है, किसका फेवर कर गया? यूरोपियन यूनियन का फेवर कर गया। यूरोपियन यूनियन क्या कहता? इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करो मेंबर कंट्रीज के साथ। अब और प्रेफर करता है कि नेगोशिएशन करो, वायलेशन, फोर्स यूज नहीं करना, मिलिट्री फोर्स यूज नहीं करना, सिचुएशन डिटीरियोरेट हो जाती है। चाइना के साथ यूरोपियन यूनियन ने खुद नेगोशिएशन पैक्ट साइन किया हुआ है, किस पर? ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंटल इश्यूज पर। यूरोपियन यूनियन का मिलिट्री इन्फ्लुएंस देख रहे हैं। मिलिट्री इन्फ्लुएंस, यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। फर्स्ट नंबर पे किसकी है? अमेरिका की। अब यूरोपियन यूनियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ सेकेंड नंबर पे, सेकेंड रैंक इन द वर्ल्ड। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका की मिलिट्री है। अमेरिका की मिलिट्री स्पेंडिंग भी फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे। और यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री स्पेंडिंग सेकेंड नंबर पे। यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री स्पेंडिंग सेकेंड नंबर पे। यूरोपियन यूनियन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। फ्रांस के पास, यूरोपियन यूनियन का कंट्री फ्रांस के पास 335 वॉरहेड्स है। सेकेंड नंबर पे आता है यूरोपियन यूनियन स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। यूरोपियन यूनियन सेकेंड रैंक पे स्पेस एंड कम्युनिकेशन, स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। अब यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, मिलिट्री इन्फ्लुएंस। मिलिट्री इन्फ्लुएंस में इसकी मिलिट्री सेकेंड नंबर पे अमेरिका के नेक्स्ट आती है। इसकी मिलिट्री स्पेंडिंग भी सेकेंड नंबर पे अमेरिका के नेक्स्ट आती है। इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और फ्रांस इसका लीडिंग कंट्री, उसके पास 335 वॉर हेड्स है। यूरोपियन यूनियन सेकेंड रैंक पे आता है स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। अब क्वेश्चन आता क्या है? यूरोपियन यूनियन सुप्रा नेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन यूनियन सुप्रा नेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने कर लिया, जब ये क्वेश्चन आएगा हम कर चुके हैं इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मिलिट्री इन्फ्लुएंस, और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है यूरोपियन यूनियन सुप्रा नेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का। हमने तीनों मेंशन करने के बाद जब भी कोई क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है, हमने उसके इन्फ्लुएंसेस दे दिए, पर हमने लास्ट में वो क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है लास्ट में वो जरूर मेंशन करना है, जैसे यूरोपियन यूनियन सुप्रा नेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसमें लिखेंगे क्या? तीनों इन्फ्लुएंसेस को। जैसे इसकी करेंसी, यूरोपियन यूनियन की करेंसी कौन सी? यूरो। यूरो क्या कर रही है? थ्रेट टू डॉलर, इसमें मेंशन करेंगे। हम पहले वाले तीन हेडिंग्स में से कोई भी 2-3 पॉइंट्स लिख के इसको कंपाइल कर देंगे। इसके पास फ्रांस लीडिंग मेंबर कंट्री है, इसका फ्रांस मेंबर किसका भी है? यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है।
और इंटरनेशनल डिसीजन लेता है। यूरोपियन यूनियन का जीडीपी वर्ल्ड में सेकंड रैंक पे आता है। इसका जीडीपी वर्ल्ड में सेकंड रैंक पे आता है। अब इसकी करेंसी यूरो थ्रेट दे रही है डॉलर को। फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है और इंटरनेशनल डिसीजन लेता है। और यूरोपियन यूनियन का जीडीपी सेकेंड रैंक पे आता है। ये प्रेफर करता है, यूरोपियन यूनियन प्रेफर करता है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। अब हमने कहीं से भी उठा के पहले वाले 3 इन्फ्लुएंसेस में से उठा के ये मेंशन कर दिए सारे। अब एक बार सारा देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1992 में बनी थी। जब ये बनी थी उस टाइम इट हैड 12 मेंबर कंट्रीज। जो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है उसमें 12 स्टार्स है, वो यूरोपियन यूनियन की यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यूरोपियन यूनियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक नेशन स्टेट नहीं है। इसके पास अपना फ्लैग है, अपना एंथम है, अपनी करेंसी है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसके 3 इन्फ्लुएंसेस हो गए। कौन कौन से? इसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे है। इसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में फ्रांस लीडिंग मेंबर कंट्री है जो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर भी है। उसके बाद इसका मिलिट्री इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में सेकेंड रैंक पे आता है। और इसकी करेंसी कौन सी? यूरो थ्रेट दे रही है डॉलर को। यूरोपियन यूनियन के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एशियान होता क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी एसोसिएशन बनाई तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक एसोसिएशन बनाने लगे। इन्होंने एशियान बनाया। ये एशियान कब बना? 1967 में। जब ये स्टार्ट हुआ था 5 मेंबर कंट्रीज आए थे। अब एशियान स्टार्ट हुआ 67 में, 5 मेंबर कंट्रीज, 5 मोर ज्वाइंट, टोटल 10 मेंबर कंट्रीज। एशियान के पास 10 मेंबर कंट्रीज हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन में हमने किया, यूरोपियन यूनियन का एक प्रोसेस था फॉर्मेशन का। 45 में बनना शुरू हुआ था और 1992 में बना था। पर एशियान का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। बिगनिंग 5 मेंबर कंट्री से हुई, 5 ने और ज्वाइन कर लिया, टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हुए। अब एशियान का इन्फ्लुएंस नहीं है। एशियान के 3 पिलर्स हैं। एशियान 3 पिलर्स। अब ये पिलर्स कौन से हैं? सबसे पहला है एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी ये क्या कहती है? एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी कहती है कि जो मेरे मेंबर कंट्रीज हैं 10, उनको मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा। पहला, अगर मेंबर कंट्रीज में कोई कॉन्फ्लिक्ट है वो विल नॉट कन्वर्ट इनटू वॉर। मेंबर कंट्रीज का कॉन्फ्लिक्ट वॉर में कन्वर्ट नहीं होगा। अब म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज विल नॉट कन्वर्ट इनटू वॉर। वॉर में कन्वर्ट नहीं होगा। will not convert into war। अब मेंबर कंट्रीज एक दूसरे की सॉवरेनिटी क्या होता है? सुप्रीम अथॉरिटी। मेंबर कंट्री एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। सॉवरेनिटी रिस्पेक्ट बाय ऑल मेंबर कंट्रीज। अब मेंबर कंट्रीज एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ मेंबर कंट्रीज। नॉन इंटरफेरेंस, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस किसमें? इन इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नॉन एग्रेशन मीन्स एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रेशन, नॉन एग्रेशन। ये तो पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स हो गए। मेंबर कंट्रीज म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट को वॉर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट
सॉवरेनिटी की, एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। नॉन इंटरफेरेंस इंटरनल मैटर्स में रखेंगे। नॉन एग्रेशन मतलब अटैक नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर। लास्ट में एक जो मेन लॉजिक पॉइंट आता है वो क्या चीज है, एशियन रीजनल फोरम बना। फोरम ये क्या होता है, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एशियन रीजनल फोरम बना। कब, 1994 में, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। एशियान साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्ट हुआ 5 मेंबर कंट्री से, 5 ने और ज्वाइन कर लिया, टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हो गए। 1967 में एशियान बना था। एशियान के 3 पिलर्स हैं, सिक्योरिटी कम्युनिटी, सोशल इकोनॉमिक कम्युनिटी और सोशो कल्चर कम्युनिटी। पहला स्टार्ट किया हमने एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट को वॉर में कन्वर्ट नहीं करना, सॉवरेनिटी, मेंबर कंट्रीज की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी, नॉन इंटरफेरेंस इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना, नॉन एग्रेशन पॉलिसी, एग्रेशन मीन्स अटैक मेंबर कंट्रीज पे नहीं करना। लास्ट एशियान रीजनल फोरम बना 1994 में टू सॉल्व डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। एशियान का दूसरा पिलर देख रहे हैं, एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब एशियन मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमी इतनी डेवलप नहीं है जितनी यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और जापान की है। अब एशियन मेंबर कंट्रीज, एशियन इकोनॉमी इज नॉट एज डेवलप्ड, इकोनॉमी इज नॉट एज डेवलप्ड एज ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूएसए एंड जापान। अब कहते हैं इसके मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमी इतनी डेवलप नहीं है जितनी यूरोपियन यूनियन और उसके मेंबर्स की है, अमेरिका की है या जापान की है। बट एशियन मेंबर्स आर, एशियान के मेंबर्स जो हैं, एशियान मेंबर्स अपनी इकोनॉमी को कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। मेंबर्स ग्रोइंग देयर इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग इकोनॉमी रख रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अब क्या कहते हैं मेंबर कंट्रीज, कितने मेंबर कंट्रीज है, 10 मेंबर कंट्रीज। एशियान मेंबर कंट्रीज कहते हैं ये कॉमन मार्केट प्लेस रखेंगे अपने रीजन के लिए, एक कॉमन मार्केट प्लेस रखेंगे जहाँ टैक्स फ्री ट्रेड किया जाएगा। एशियान के मेंबर्स अपने लिए कॉमन मार्केट प्लेस रखेंगे जहाँ वो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कर सके, कॉमन मार्केट प्लेस रखेंगे जहाँ वो कॉमन ट्रेड कर सके, कॉमन मार्केट प्लेस जहाँ कॉमन ट्रेड करेंगे। अब अगर मेंबर कंट्रीज का आपस में डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो क्या कहते हैं, पहले डिस्प्यूट को सॉल्व करो फिर कहाँ पे आओ, ट्रेड में आओ। अब इसका मतलब क्या, फर्स्ट टू सेटल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए इन्होंने डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाया। डिस्प्यूट सेटल करो, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बना दिया। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाओ, डिस्प्यूट सॉल्व करो और उसके बाद कहाँ पर आ जाओ, और उसके बाद आ जाओ इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में। अब एशियन मेंबर्स ने एफटीए लॉन्च किया, फ्री ट्रेड एरिया था। एशियान का एफटीए ज्वाइन करने के लिए अमेरिका और चाइना आ गए। अब इसने एशियान ने क्या लॉन्च किया, एफटीए, एफटीए फ्री ट्रेड एरिया। अब फ्री ट्रेड एरिया ज्वाइन करने के लिए आया कौन, फ्री ट्रेड एरिया ज्वाइन करने के लिए आया कौन, चाइना एंड यूएसए। क्या इंडिया ने भी एफटीए ज्वाइन किया हुआ है, इंडिया ने भी एफटीए ज्वाइन किया हुआ है सिंगापुर और मलेशिया के साथ। इंडिया साइन एफटीए विथ 3 कंट्रीज। कौन से हैं 3 कंट्रीज, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। देखते हैं एक बार, एशियान की इकोनॉमी इतनी डेवलप नहीं है जितनी यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और जापान की है। एशियान के मेंबर्स अपनी इकोनॉमी को कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। एशियान मेंबर्स क्या कहते हैं, कॉमन मार्केट प्लेस रखेंगे जहां टैक्स फ्री ट्रेड किया जाएगा। अपने म्यूचुअल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कहा, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म लॉन्च किया, उसके बाद इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में आएंगे। एशियान ने लॉन्च किया एफटीए फ्री ट्रेड एरिया जिसमें टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे।
इसको ज्वाइन करने कौन आया? अमेरिका और चाइना ने ज्वाइन किया एफटीए, एशियान के साथ एफटीए ज्वाइन किया। इंडिया ने एफटीए ज्वाइन किया हुआ है 3 कंट्रीज के साथ, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड। इंडिया ने सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड के साथ साइन किया है और विश करता है टू साइन विद ऑल मेंबर कंट्री।